क्लास सेकेंड ईयर, न्यू चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर में अब तक हम लगभग 118 तत्वों को जिन्हें ज्ञात किया जा चुका है उनके बारे में हम जानते हैं, जिसमें से लगभग 90 प्रकार के तत्व धातु। हमारी सभ्यता में धातुओं का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा जैसी धातुएं प्राचीन काल से हमारे प्रयोग में आ रही हैं। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और शेष प्रकार के तत्वों को विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो जहां तक तत्वों की उपस्थिति का सवाल है, तत्व दो प्रकार से उपस्थित पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। वे सभी तत्व मुक्त अवस्था में प्रकृति में उपस्थित हैं जिनकी रासायनिक क्रियाशीलता कम होती है, यानी जो रासायनिक रूप से कम क्रियाशील हो, जैसे Au, Pt, Ag। लेकिन Ag संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कभी कभी कॉपर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कभी कभी संयुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है। संयुक्त अवस्था में आमतौर पर कम सक्रिय धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इनमें क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्केली मेटल्स और एल्केली अर्थ मेटल्स, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। इसी कैटेगरी में हम विभिन्न प्रकार की धातुओं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक आदि का भी निष्कर्षण करके उन्हें प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों का स्रोत पृथ्वी ही है। बहुत से तत्व जलीय अवयवों में, जैसे समुद्र में या ग्लेशियर्स की बर्फ में उपस्थित हो सकते हैं। कुछ तत्वों की उपस्थिति वायुमंडल में है जो गैसीय अवस्था में है या गैसियस कंपाउंड्स की अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर तत्व हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी जिसे हम भूपर्पटी या जमीन की ऊपरी लेयर कहते हैं, में पाए जाते हैं। पृथ्वी काफी गहराई तक अपने अवयवों को सुरक्षित रखती, लेकिन खनिजों का उत्पादन अक्सर जमीन की उस ऊपरी परत से होता है जिसके ऊपर हम रहते भी हैं, जिसमें कृषि कार्य होते हैं, जिसमें खेती होती है, जिससे पेयजल प्राप्त होता है, उस स्थान से। पृथ्वी पर जितनी भी धातुएं किसी भी विधि से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें उनके यौगिकों से अलग करने का जो प्रक्रम है, उसे धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहा जाता है। इस धातु कर्म की प्रक्रिया में, यानी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुए रासायनिक यौगिकों से विभिन्न रासायनिक परिवर्तन द्वारा धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। अब निष्कर्षण की यह प्रक्रिया दो प्रकार से हो रही है। यदि कोई धातु मुक्त अवस्था में प्राप्त हुई है तो उसके धातु कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो संयुक्त अवस्था
या खनिज के रूप में प्राप्त हुई है तो उसके निष्कर्षण की आवश्यकता होगी। संयुक्त अवस्था या खनिज वे धातुएं जिनकी विद्युत धनात्मकता उच्च हो या रासायनिक सक्रियता अधिक हो, ऐसी सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इन्हें ही खनिज कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से जिन खनिजों से धातुओं को प्राप्त करना आसान और सुविधाजनक होता है वे खनिज ही अयस्क कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एल्यूमिनियम के दो प्रकार के खनिज हैं, एक बॉक्साइट और दूसरा क्ले। क्ले यानी कि मिट्टी, चिकनी मिट्टी या विशेष रासायनिक संयोजन वाली मिट्टी। लेकिन क्ले से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं है, इसलिए क्ले को खनिज कहा जाता है, जबकि एल्यूमिनियम का आसान निष्कर्षण बॉक्साइट द्वारा होता है तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है। यानी खनिज और अयस्क में कोई विशेष फर्क नहीं होता, लेकिन खनिज से निष्कर्षण आसान नहीं है और अयस्क से निष्कर्षण आसान। जब चीजें संयुक्त अवस्था अथवा खनिज के रूप में पाई जाती हैं तो इसके साथ गैंग या आधात्री की उपस्थिति होती है। अब चूंकि खनिज को पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया गया है, इसलिए सतह से खनिज को प्राप्त करते समय इनके साथ कंकड़, पत्थर और मिट्टी जैसे अपद्रव्य जो खनिज में मिले होते हैं उन्हें गैंग या आधात्री है। समझ गए सभी लोग कि निष्कर्षण की प्रक्रिया में क्या क्या है और क्या क्या उसमें उपस्थित रहता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। धातु निष्कर्षण या धातु कर्म जिस प्रकार से होता है उसके चरण यानी कितने पार्ट्स में उसे विभाजित किया गया। धातु निष्कर्षण या धातु कर्म के चरण उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु को उसके खनिज या अयस्क से प्राप्त करने में सहायक है। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस मेटल की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके रासायनिक गुण कैसे हैं। इस आधार पर यह निर्धारित किया गया कि किस धातु के चरण में कितने रासायनिक प्रक्रमों को प्रयोग किया जाएगा और उन्हें कैसे प्रयोग किया जाएगा। सबसे फर्स्ट आता है अयस्क का पीसना, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर आता है अयस्क का सांद्रण, यानी उसमें से गैंग या आधात्री को पृथक करना। फिर निस्तापन और भर्जन की क्रियाएं, वायु की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित वाष्पशील अवयव जो वाष्पित होकर निकल सकते हैं अलग हो जाए। फिर अयस्कों का प्रगलन कराया जाता है। कॉपर जैसी धातुओं के निष्कर्षण में सिंटरन क्रिया होती है, लेकिन ये सब में होगी यह आवश्यक नहीं है।
जिन धातुओं में सिंटरण नहीं होता परंतु अपचयन होता है तो उनका अपचयन कराया जाता है। यानी कि यह 5 अनिवार्य चरण हैं, जिनमें से तीसरा और चौथा ऑप्शनल है, यानी कुछ अयस्कों में निस्तापन होगा परंतु भर्जन नहीं, कुछ में भर्जन होगा परंतु निस्तापन नहीं। प्रगलन के बाद कुछ धातुओं का शोधन सीधे कराया जाता है और कुछ का शोधन सेंटरन और अपचयन क्रिया के बाद कराया जाता है। तो फाइनल प्रोसेस हमारा है शोधन, यानी कि प्योरिफिकेशन। यानी एक खनिज या अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने के प्रोसेस में इन 8 चरणों की आवश्यकता होती, लेकिन सभी में 8 होंगे ये आवश्यक नहीं है। किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 और किसी में 8 भी। सभी प्रकार के प्रक्रमों का एक अपना तरीका है, जिसे उस प्रक्रम में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस कहते हैं, जो किसी धातु विशेष के लिए अप्लाई किया जा रहा हो। तो धातु निष्कर्षण या धातु कर्म के यह जो भी चरण हैं, वे तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत के अनुसार हैं कि इतने चरणों के बाद हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम निष्कर्षण या धातु कर्म के चरण कह सकते हैं।